देख आयुष, मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। घर की ज़रूरत तुझे भी है और मुझे भी। फिर इस कीमत पर तुझे कहीं भी इतनी सहूलियत नहीं मिलेंगी। वो मेरे सामने बैठा मूंगफली खाते हुए कह रहा था। मैंने कहा बाकी सब तो ठीक है, लेकिन लड़की कहाँ से लाएंगे? मैंने भी मूंगफली का एक दाना मुंह में डालते हुए कहा। तो वो कहने लगा, वो मैं देख चुका हूँ। मैंने कहा कैसे देख चुके हो? क्या पागल पागल हो गए हो? देखो, मैं किसी अजनबी लड़की के साथ एक घर में कभी नहीं रहूँगा। ऐसा करो कि तुम शादी कर लो। वैसे भी तुम्हारा एक लड़की के साथ अफेयर चल ही रहा है। मेरी बात सुनकर आकाश ने मुझे घूरते हुए कहा, तुझे क्या लगता है मैं शादी करके तुझे कबाब में हड्डी की तरह अपने साथ रखूँगा? जी नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मैंने कहा तो ठीक है, मैं कहाँ से लाऊं बीवी? क्या पागल हो गए हो यार? ना नौकरी मिल रही है, ना रहने का इंतज़ाम है। इन हालात में मुझे कोई लड़की तो देने से रहा। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा कि वो तो तू मुझ पर छोड़ दे, बस तू हामी भर और 2 महीने के एडवांस किराए का इंतज़ाम कर ले। मैंने कहा ये तो मैं एक ही हफ्ते में कर दूंगा। घर में आज ही देख कर आया था, मुझे पसंद भी आ गया था। ऊपर का पोर्शन था, लेकिन सीढ़ियाँ मालिक मकान के घर के सहन से ही ऊपर जाती थीं। 2 कमरे थे, किचन भी था, काफ़ी हवादार पोर्शन था। सबसे बड़ी बात कि किराया सिर्फ 10,000 रुपये ही था। प्रॉब्लम बस ये थी कि वो 2 नौजवान लड़कों को किराए पर घर देने के लिए तैयार नहीं थे। वो अंकल काफ़ी गुस्से वाले थे, इसलिए दो टोक अंदाज में कह चुके थे और हम दोनों ही परेशान हाल छोटे से कमरे में बैठे हुए थे। आकाश से मेरी मुलाकात इसी कमरे में हुई थी। ये एक कमरे का मकान था जहां हम रहते थे, लेकिन मकान मालिक अपने बेटे की शादी करना चाहता था, इसलिए हमें कह चुका था कि इसी महीने घर खाली कर दो। हम दोनों ही नौकरी करते थे और सैलरी इतनी ज़्यादा ना थी कि अलग अलग घर में रहने का किराया बर्दाश्त कर सकते। यहाँ पर हम 3 लड़के एक साथ रहते थे, लेकिन मकान मालिक को एतराज़ नहीं था। मैं पिछले 15 दिन से घर ही ढूंढ रहा था, लेकिन ज़्यादातर लोगों को इसी बात पर एतराज़ था कि वो कुंवारे लड़कों को अपने घर के पोर्शन में नहीं रखे। पता नहीं अब आकाश ने किस लड़की को तैयार किया था। कितना अजीब लगेगा, एक लड़की को हम 2 लड़के अपने घर में रखेंगे, और वो भी बिना किसी रिश्ते के। अगर मैं मजबूर ना होता तो यकीनन कभी भी आकाश की बात न मानता। मुझे ये भी पता नहीं था कि वो क्या इंतज़ाम कर रहा है और कौन सी लड़की ये सब करने पर तैयार है। खैर, एक हफ्ते में मैं एडवांस के पैसे जमा करा चुका था। कुछ मैंने अपने ऑफिस से अपने बॉस से एडवांस लिए थे कि तनख्वाह में कटवा दूंगा, और कुछ अपनी कुलीग से उधार लिए थे। रात को खाना खाने के बाद मैंने आकाश को जब ये बताया कि मैं पैसों का इंतज़ाम कर चुका हूँ, तो उसने मुझे एक शॉपिंग बैग पकड़ाया। कहने लगा, ये पहन और चल, आज फाइनल बात करके आएंगे। मैंने कहा ये क्या है? तो कहने लगा, देख ले, समझ आ जाएगा तुझे। जैसे ही मैंने शॉपिंग बैग के अंदर देखा तो मेरे होश उड़ के रह गए। वो एक लेडीज़ सूट था। मैंने वो शॉपिंग बैग एक तरफ फेंका। फिर मैंने कहा, आकाश के बच्चे, ये क्या है? तो वो कहने लगा, लड़की का इंतज़ाम। मैंने कहा, मतलब? मैं समझा नहीं। तो वो कहने लगा, गोरी रंगत, ये बड़ी बड़ी गुलाबी आंखें, कसम से अगर तू ये पहन लेना और थोड़ी सी लिपा पोती कर ले तो कोई नहीं कह सकता कि तू लड़का है। उसके मुंह से अपने बारे में इस किस्म की बातें सुनकर मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसकी कमर पर जड़ दिया। मैंने कहा, ये सब तुम क्यों नहीं कर लेते? तो वो कहने लगा, मेरी शक्ल ही लड़कों वाली है। ये देखना कितना मोटा नाक है, ऊपर से पक्की रंगत, ऊपर से मेरी शेप भी बहुत जल्दी आ जाती है। तू तो वैसे भी चिकना है। शायद मेरी सफ़ेद रंगत को देखकर उसे ये लग रहा था कि मैं ये सब कर लूँगा। मैंने कहा, देख, मुझे ये सब नहीं करना, मैं अपना इंतज़ाम कहीं और कर लूँगा। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, देख यार, वो कौन सा रोज़ रोज़ हमारे घर आएंगे, बस तुम्हें कभी कभी थोड़ा सा ड्रामा करना पड़ेगा। देख, तेरी दाढ़ी वैसे भी जल्दी नहीं आती, आ भी जाए तो तब भी पता नहीं चलता, और न ही तेरे बाजू पर मेरी तरह बालों की घास उगी हुई है। फिर उस शॉपिंग बैग से उसने मुझे वैक्स निकाल कर दी। कहने लगा, एक बार करेगा तो पक्का 1 महीने तक बाल नहीं आएंगे। उसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है। देख, इनकार मत कर, इससे अच्छा घर हमें और कहीं नहीं मिलेगा। मैं तो परेशान होकर रह गया था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। ये बात बिल्कुल सच थी कि मेरे चेहरे पर दाढ़ी बहुत देर से आती थी। मेरे जिस्म पर भी दूसरे मर्दों की तरह बहुत ज़्यादा बाल नहीं आते थे, लेकिन फिर भी एक लड़की बनना कुछ अजीब सी बात थी। आकाश कहने लगा, देख, ज़रा वक्त नहीं है हमारे पास, 1 महीना रह ले, तब तक हम कोई और घर ढूंढ लेंगे। इस घर के मकान मालिक का तो बस नहीं चलता, वरना हमें अभी घर से बाहर कर दे। फिर कहाँ जाएंगे? खुद सोचो, आकाश की बात ठीक थी। मैंने एक गहरी सांस ली, फिर वो लेडीज़ सूट निकाल कर देखा, साथ में विग भी थी। खैर, मजबूरन मैंने वो जोड़ा पहन लिया, विग भी लगा ली
और हल्का फुल्का सा मेकअप भी कर लिया और उस पर एक बड़ा सा दुपट्टा ओढ़कर पूरा जिस्म छुपा लिया। लेकिन मैं लड़की कम आंटी ज़रा लग रहा था। एक बार मैंने अपने आप को शीशे में गौर से देखा। आकाश भी मुझे बड़े गौर से देख रहा था। कहने लगा, तू तो पहचाना ही नहीं जा रहा, एकदम लड़की लग रहा है। मैंने उसको गुस्से से देखा। मैंने कहा, लड़की लग रहा हूँ या आंटी लग रहा हूँ? मैं अपने आप को गौर से देखा तो आकाश कहने लगा, यार तुम मेरी माँ बन सकते हो। ये सुनकर मैंने उसे गुस्से से घूरा। मैंने कहा, देख मेरी बात सुन, माँ का कोई सीन नहीं है। आकाश हंसने लगा। कहने लगा, देखो इस तरह से इंप्रेशन अच्छा पड़ जाएगा। मैंने कहा, अपनी काली शक्ल देखी है तुमने? मैं कहाँ से तुम्हारी माँ लगता हूँ? वो कहने लगा, बीवी भी नहीं बना सकता। मैंने कहा, ऐसा करो कि तुम कहो कि मैं तुम्हारी बुआ हूँ और कुंवारी हूँ। ये सुनकर आकाश कुछ देर सोच में पड़ गया। फिर कहने लगा, हाँ यार ये ठीक रहेगा। लेकिन जिस तरह से मैं चलकर बाहर गेट तक आया था, आकाश कहने लगा, यार अपनी चाल तो कुछ लेडीज़ टाइप करो, इस तरह तो पकड़े जाओगे। मैंने कहा, क्या मतलब? अब और कैसे चलूँ? देखो मुझे चलना ऐसे ही आता है। वो कहने लगा, सारा भांडा फूट जाएगा, समझा करो यार, ज़रा नज़ाकत से चलो। मैंने कहा, अब ये नज़ाकत से चलना क्या होता है? देखो मुझे ये सब कुछ नहीं आता, वैसे भी मैं डेली जिम करता था, इसलिए लेडीज़ चाल चलना मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। फिर भी आकाश ने काफ़ी प्रैक्टिस करवाई थी। मैं बड़ी उलझन का शिकार था। जब अरविंद साहब के घर हम पहुँचे तो सर पर मैंने सफ़ेद दुपट्टा पहन रखा था, मेकअप भी किया हुआ था, आँखों में मोटा मोटा काजल भी और गाल पर एक मोटा सा काला तिल भी लगा रखा था। जब आकाश के साथ में अरविंद साहब के ड्राइंग रूम में बैठा तो सर से पैर तक उस शख्स ने मुझे देखा था और मुझे लगा बस अब मेरी चोरी पकड़ी गई और जूते खाकर ही हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। वो कहने लगी, बेटा ये कौन है तुम्हारी? आकाश कहने लगा, ये मेरी और आयुष की बुआ हैं। अंकल हमारे माँ बाप तो नहीं हैं, इसलिए हमारी बुआ ने हमें पाला है। अरविंद अंकल कहने लगे, और इनके पति और बच्चे? आकाश कहने लगा, ये कुंवारी हैं, हमारी खातिर हमारी बुआ ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, यहाँ तक कि शादी तक नहीं की। यह सुनकर अरविंद साहब ने बड़ी हमदर्दी से मुझे देखा था। मैंने भी चेहरे पर मासूमियत सजाने की भरपूर कोशिश की थी। दुपट्टे के कोने से अपने आँखों के किनारे को हल्का हल्का साफ किया, जैसे कि वाकई मैं बहुत दुखी औरत हूँ। अरविंद अंकल ने फ़ौरन ही हमें चाबी थमा दी। कहने लगे, मेरा ऊपर का पोर्शन फर्निश्ड है, आप लोगों को सिर्फ अपने कपड़े ही लाने पड़ेंगे। ये सुनकर हम और भी खुश हो गए। सामान के झंझट से भी जान छूटी। मैंने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। वो कहने लगे, कोई बात नहीं मोहतरमा, आप इसे अपना ही घर समझिएगा। मैंने कहा, जी जी ज़रूर। फिर कहने लगे, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? ये सुनकर मैं परेशान हो गया कि नाम क्या बताऊँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। जब आकाश की अकल ने वक्त पर काम किया, कहने लगा, मेरी बुआ का नाम बसंती है। अरविंद अंकल कहने लगे, बहुत खूबसूरत नाम है। फिर कहने लगे, वो तुम्हारा दूसरा भाई नहीं आया? आकाश ने कहा, वो जॉब पर है, रात को ही आता है। खैर घर की चाबी मिल चुकी थी। अगले ही दिन अपना सामान लिए हम लोग शिफ्ट भी हो चुके थे। औरत बनने का फ़ायदा मुझे ये हुआ कि सारा सामान आकाश ने ही ऊपर चढ़ाया था। मैं तो बस अपनी कमर लचकाते हुए सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाकर कमरे में बैठ गया। जैसे ही उसने सारी अटैची ऊपर चढ़ाई तो मुझे गुस्से से देखने लगा। फिर कहने लगा, कमीना कहीं का, ये नहीं कि हाथ ही बटा दूँ। मैंने कहा, तमीज़ से बात करो, मैं तुम्हारी बुआ हूँ, काम तो बेटा तुम्हें ही करना पड़ेगा, आखिर मुझे भी तो औरत बनने का कोई फ़ायदा हो। ये कहते हुए मैंने अपनी दोनों टांगें सामने टेबल पर पसार के रखी और एक अंगड़ाई लेने लगा। इससे पहले कि मैं दिल खोलकर अंगड़ाई लेता, सामने एक लड़की हाथ में ट्रे लिए खड़ी थी। उसे देखकर तो मेरी आने वाली जमाई फ़ौरन रुकी थी। मैं फ़ौरन से सीधा होकर बैठ गया। आकाश अपने दोनों हाथ कमर पर रखे अपनी कमर सीधी करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि काफ़ी वज़नी बैग उठा उठा कर लाया था। जो मुझे सीधी तरह बैठे देखा तो कहने लगा, तुझे क्या हो गया? मैंने तुरंत लेडीज़ आवाज़ निकाली, तमीज़ से बात करो, शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी सहेली नहीं हूँ। मेरी लेडीज़ आवाज़ सुनकर और मेरी नज़रों का रुख करते हुए जैसे ही उसने पीछे पलटकर देखा तो फ़ौरन से सीधा हो गया। वो लड़की हम दोनों को बड़ी ताज्जुब नज़रों से देख रही थी। वो काफ़ी खूबसूरत थी। कहने लगी, वो पापा जी ने आप लोगों के लिए खाना भेजा है। ट्रे में खाना रखा हुआ था, साथ में प्लेट में रोटियां भी मौजूद थी। मैंने कहा, हाँ आओ बेटा आओ, इधर आ जाओ, मेरे पास आकर बैठो। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए टेबल के पास आई, खाना रखा और सोफ़े पर मेरे पास थोड़े फासले से बैठ गई। मैंने कहा, तुम अरविंद साहब की क्या लगती हो? तो वो कहने लगी,
मैं उनकी बेटी हूँ। मैंने कहा अच्छा अच्छा, बड़ी प्यारी बच्ची हो तुम। तुम्हारी मम्मी भी आ जाती। वो कहने लगी मेरी मम्मी इस दुनिया में नहीं है, अभी पिछले साल ही उनकी डेथ हुई है। ये कहते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए। लड़की बहुत खूबसूरत थी। मैंने मौका गंवाए बिना ही अपने हाथ से उसके आंसू साफ किए। यूं लग रहा था जैसे मखमल पर हाथ फेरा हो। उसके गाल नरम और मुलायम थे। कुछ देर तो मैं उसके चेहरे को ही देखता रह गया। उसके बालों की लट उसके चेहरे पर झूल रही थी। वो कहने लगी आंटी आप बहुत अच्छी हैं। उसने अपने दोनों हाथों से मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरा दिल किसी और ही लय पर धड़कने लगा था। आकाश आंखों को खोले हम दोनों को ही देख रहा था। फिर जल्दी से मेरे पास आया और कहने लगा बुआ जी खाना गर्म कर दो, मुझे भूख लगी है। ये कहते हुए उसने मेरा हाथ उस लड़की के हाथ से पीछे किया और मुझे किचन में जाने का इशारा करने लगा। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा तुम जाओ यहाँ से, देख नहीं रहे बेटी रो रही है, 1 साल पहले ही उसकी माँ की डेथ हुई है। वो कहने लगी नहीं नहीं कोई बात नहीं आंटी, आप लोग खाना खाएं, खाना वैसे भी गर्म है। मैं अब चलती हूँ नीचे, किसी और चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने कहा जी क्यों नहीं। जैसे ही वो खड़ी हुई मैं भी खड़ा हो गया, फिर उसको अपने कंधे के साथ लगाया था। मैंने कहा तुम समझो कि मैं भी तुम्हारी ही माँ हूँ। आकाश और आयुष को भी मैंने अपने बच्चों की तरह ही पाला है। आकाश मुझे खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था, जैसे अभी मुझे चीर फाड़ के रख देगा। वो लड़की अपने आंसू साफ करते हुए नीचे चली गई। जैसे ही वो नीचे गई आकाश मेरे पास आ गया और कहने लगा कुत्ते उल्लू के पट्टे, तुझे इसलिए अपनी बुआ नहीं बनाया कि तू लड़कियों के साथ चिपक चिपक कर अपनी हसरतें पूरी करता रहे। मैंने कहा तमीज़ से बात कर भतीजे, अगर मुझे ऊपर वाले ने ऐसा कोई हसीन मौका दे दिया है तो तू क्यों जल रहा है। मेरी बात सुनकर आकाश कहने लगा देखो बुआ जी, लड़की से थोड़ा दूर रहा करो, और वो भी मालिक मकान की लड़की से। अगर तुम्हारा पोल खुल गया ना तो जूते पड़ेंगे, और याद रखना मैं तुम्हारे साथ जूते नहीं खाऊंगा। मैंने कहा बेफिक्र रहो, नहीं पड़ेंगे तुम्हें जूते। लड़की थी या फिर हुस्न का पीकर, मेरी तो आंखों से उसका चेहरा ही गायब नहीं हो रहा था। रात को मैंने अपना लेडीज़ सूट उतारा और बड़े आराम से बेड पर लेट गया। आंखें बंद की तो उस हसीन परी का चेहरा मेरे आंखों में समा गया। जितनी वो खूबसूरत थी उतनी ही मासूम भी थी। चेहरे पर बड़ी मासूमियत थी। न चाहते हुए भी मेरी आंखों में उसके ख्वाब से सजने लगे थे। लेकिन उसे इम्प्रेस तो मुझे एक लड़का बनकर ही करना था। सुबह सुबह मैं तैयार होकर जब वापस जाने लगा तो जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला सामने वो ट्रे लेकर खड़ी थी। उसे देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वो आपकी बुआ जी घर पर हैं? अब मैं क्या जवाब देता कि मैं ही बुआ हूँ। मैंने कहा नहीं, वो तो इस वक्त तो सो रही हैं, रात को नींद की दवा लेकर सोती हैं, इसलिए हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते। आप ये मुझे दे दें। उसने ट्रे मुझे दरवाजे पर ही दे दी और नीचे चली गई। तब तक आकाश भी तैयार होकर आ चुका था। मेरे हाथ में नाश्ते के ट्रे और चेहरे पर मुस्कुराहट देखी तो कहने लगा मुझे लगता है वही लड़की आई होगी। उसने नाश्ते के ट्रे मेरे हाथ से पकड़ते हुए कहा। मैंने कहा हाँ यार वही आई थी। यार लड़कियां कितनी खूबसूरत होती हैं और कितनी मुकम्मल होती हैं। अब इस लड़की को ही ले लो, क्या रंग है, क्या रूप है, क्या खूबसूरती है। वो कहने लगा और क्या उसका बाप है। ये कहते हुए उसने मेरा अच्छा खासा मूड ख़राब कर दिया था, क्योंकि उसका बाप काफ़ी सख्त मिजाज का लगता था। वो ऊपर शायद इसीलिए आई थी क्योंकि उसके बाप को लगता था कि ऊपर एक लेडी भी रहती है। खैर उसके हाथ का नाश्ता करके हम दोनों अपने अपने ऑफिस जा चुके थे। लेकिन पूरा दिन मेरी आंखों के सामने उस परी पीकर का ही चेहरा घूमता रहा। जब मैं ऑफिस से वापस आया तो बहुत सारे फल लेकर पहुंचा था। आकाश ने जब मेरे हाथ में फल देखे तो कहने लगा यार आज ये सूरज कहाँ से निकला है आयुष। मैंने कहा क्या मतलब है तुम्हारा। मैंने फल सारे लॉन्च में रखे। वो कहने लगा तुम जैसा कंजूस मक्खी चूस और इतने सारे फल लेकर आए हो। जैसे ही उसने अमरूद उठाने की कोशिश की तो मैंने थप्पड़ उसके हाथ पे मारा। उसने अपना हाथ फ़ौरन से पीछे किया। मैंने कहा हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये सब तो मैं अरविंद अंकल के लिए लाया हूँ। कहने लगा क्या मतलब, ये तो मेरे लिए नहीं लाया। मैंने कहा तुम ये खा भी लोगे तो भी तुम्हारी शक्ल काली ही रहेगी, रंग गोरा नहीं हो जाएगा तुम्हारा। छोड़ो ये सब, मैं मालिक मकान के लिए लाया हूँ। ये सुनकर वो समझ गया। कहने लगा ओहो तो उस लड़की को इम्प्रेस करना चाहते हो। मैंने कहा जी हाँ, उस लड़की को मैं अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। वो कहने लगा याद रख, सच कभी भी छुपता नहीं है, और तू जो खेल खेलना चाह रहा है ना, अगर उसका भांडा उसके बाप के सामने फूट गया या उस लड़की को हकीकत पता चल गई तो तू जानता है ना क्या हो सकता है। मैंने कहा वो इश्क ही क्या जिसमें रिस्क ना हो। मजनू ने भी तो पत्थर खाए थे, फरहाद ने भी तो दूध की नहरें निकाली थी।
अपने शेरे के लिए, और रांझे ने भी तो हीर के लिए बांसुरी बजाई थी। मैं भी उस लड़की के खड़ूस बाप का दिल जीत ही लूँगा। मैं वैसे पक्का इरादा कर चुका था। मैंने एक ट्रे निकाली, उसमें फल सजाए और फिर कमरे में चला गया। बुआ वाले हुलिये में कमरे से बाहर आया था और इस बार तो मैंने गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगाई थी। आंखों में मोटा मोटा काजल भी लगाया। सज संवर कर मैंने फल वाली ट्रे पकड़ी और नीचे की तरफ चल पड़ा। आकाश कहने लगा, जूते खाओगे किसी दिन। मैंने कहा, मुंह बंद करो भतीजे। जैसे ही मैं नीचे उतरा, अपने गले को खंगार कर अपनी लेडीज़ आवाज़ निकालने के लिए खुद को तैयार किया और फिर जैसे ही दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाज़ा अंकल ने खोला था। लेकिन मुसीबत मुझ पर उस वक्त टूटी। मुझे नहीं पता था कि उनके दरवाजे के अंदर जाने के लिए अपना पैर थोड़ा ऊंचा करना पड़ेगा, क्योंकि दरवाजे की दहलीज पर लकड़ी की पट्टी लगी हुई थी, जो मैंने जल्दबाजी में देखी नहीं, क्योंकि मेरी नज़रें तो उस परी पीकर को देखने के लिए बेताब थीं। मेरी नज़रें घर के अंदर थीं, इसीलिए नीचे देख नहीं पाया। जैसे ही मैं अंदर कदम रखने लगा तो मैं उलटकर गिरने लगा कि जब अरविंद अंकल की बाहों ने मुझे थाम लिया। सारे फल और ट्रे नीचे गिर चुके थे। मैं अरविंद अंकल की बाहों में था। उन्होंने भी मुझे बड़ी मजबूती से थाम रखा था। वो मेरी आंखों में आंखें डाले के देख रहे थे और मेरा दिल बेलगाम घोड़े की तरह भाग रहा था। मैंने जल्दी से खुद को संभाला और खड़ा हो गया, लेकिन जैसे ही सामने मेरी नज़र पड़ी तो वही परी पीकर लड़की मुंह और आंखें फाड़े मुझे देख रही थी। मैं जल्दी से संभल कर खड़ा हो गया। अरविंद अंकल कहने लगे, आपको कहीं चोट तो नहीं आई बसंती जी? मैंने कहा, मैं आपको अब क्या बताऊं कि चोट कहाँ आई है और कहाँ लगी है। ये बात तो मैंने अरविंद अंकल की बेटी की तरफ देखते हुए कही थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक दिल फरेब मुस्कुराहट फैल गई। मैंने कहा, आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं इसलिए। मैंने बड़ी नज़ाकत दिखाई थी। वो कहने लगे, कोई बात नहीं, मैंने आपको संभाल तो लिया था। फिर वो नीचे से गिरे हुए फल को उठाने लगे। मैं सामने सोफे पर बैठ गया। वो लड़की मेरे पास आई और कहने लगी, आंटी आपको चोट तो नहीं आई? तो अंकल कहने लगे, बेटा कैसे आ सकती थी, मैंने अब वक्त पर इन्हें संभाल लिया था। फिर कहने लगे, जाओ अपनी आंटी के लिए चाय बना कर लाओ। मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं बस अब चलूँगी। दोनों बच्चे ऑफिस से आ चुके हैं। आज तो खाना उनके लिए मैंने खुद ही बनाना है। कब तक आप लोग भेजते रहेंगे? बहुत बुरा लगता है। अरविंद अंकल कहने लगे, नहीं नहीं, बुरा क्यों लगेगा? अरे मेरी बेटी राधिया ने खाना बनाया हुआ है, प्लीज़ बैठो ना, टेंशन मत लिया करें। मैंने कहा, क्या करूं भाई साहब, ब्लड प्रेशर की मरीज़ हूं और अब तो शुगर भी हो गई है, इसीलिए घर के काम पहाड़ की तरह लगते हैं। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि अगर खाने की जिम्मेदारी वो हसीन पीकर लड़की जिसका नाम आराध्या है वो ले ले तो कितना ही अच्छा हो। अब ऑफिस से आकर खाना कौन पकाए? अरविंद अंकल कहने लगे, आप फिक्र ना करें, आज के बाद आपका खाना और आपके दोनों बच्चों का नीचे से ही जाया करेगा। आपकी भला ये कोई उम्र है कि आप खाना पकाकर अपनी ज़िंदगी को रोक लगाएं? मैं तो हैरान हूँ कि आपने अपने भतीजों की खातिर अभी तक शादी नहीं की। मैंने कहा, जी हाँ, बस मैं नहीं चाहती थी कि मैं शादी करूँ और मेरे भतीजे अनाथों वाली ज़िंदगी गुजारें। खैर, अब तो ज़िंदगी गुजर गई, अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं। अरविंद अंकल कहने लगे, नहीं नहीं, अरे आप तो अभी भी जवान लगती हैं। लगता ही नहीं कि आप जवान भतीजों की बुआ हैं। मैं तो आपको उनकी बड़ी बहन समझा था। पता नहीं क्यों मुझे खतरे की घंटी सुनाई दे रही थी। अरविंद अंकल की नज़रों की तपिश मेरा दिल खौफ के मारे धड़का रही थी। पता नहीं बूढ़ा मुझे किन किन नज़रों से देख रहा था। सचमुच मुझे अपने वजूद में चोटियाँ सी रेंगती हुई महसूस होने लगी। कुछ ही देर नीचे बैठने के बाद मैं खाने की ट्रे लेकर ऊपर आया था और आकाश उस वक्त लॉन्च के चक्कर काट रहा था। मेरे हाथ में खाना देखकर उसने ट्रे पकड़ी और कहने लगा, ये जो तुम कर रहे हो ना आयुष, बहुत गलत कर रहे हो। पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा कि चुपचाप खाना खाओ और मेरी जान मत खाओ। शुक्र करो कि खाने की जिम्मेदारी भी सर से उतरी है। वो कहने लगा, क्या मतलब? मैंने कहा, कल से हमारा खाना और नाश्ता सब नीचे से आएगा। मुझसे अरविंद अंकल ने कहा है कि आप खाने की टेंशन मत लिया करें। मैंने कहते हुए रोटी का निवाला तोड़ा और खाने लगा, लेकिन आकाश मुझे गौर से देखने लगा। मैंने कहा, अब क्या शक्ल देख रहे हो मेरी, खाना खाओ। कहने लगा, मुझे दाल में कुछ काला काला सा लग रहा है। मैंने कहा, यार क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं है, पीली दाल में काला काला क्या हो सकता है? मैंने दाल का निवाला लेते हुए कहा। कहने लगा, ये नहीं कह रहा हूँ बेवकूफ़ इंसान, ये बुढ़ा एक नंबर का कंजूस है, बग़ैर मतलब के किसी को एक आना तक नहीं देता। मैंने बड़ी मिन्नत समाजत की थी कि ऊपर बस 2 ही तो कमरे हैं, छोटा सा लॉन्च है, बाकी तो पूरी छत खाली ही है और वो हमारे इस्तेमाल में भी नहीं है। वो भी यही इस्तेमाल करेगा, किराया कुछ कम कर दें।
तो उसने साफ इनकार कर दिया था। ये जो मेहरबानियाँ कर रहा है ना, यकीनन बसंती बुआ की वजह से कर रहा है। मैंने कहा, क्या पागल हो गए हो? इस उम्र में जवान बेटी का बाप होते हुए वो ऐसी हरकतें करेगा? आराम से खाना खाओ। दिल तो मेरा भी ऐसे ही अंदेशे में था, क्योंकि उस कमीने की नज़रें मुझे अपने वजूद पर आर पार होती हुई महसूस हुई थी। पहली बार औरतों का दुख मैंने मर्द होते हुए महसूस किया था। खैर, खाना खाने के बाद हम लोग सो चुके थे। अगले दिन जैसे ही मैं ऑफिस के लिए निकलने लगा, वो लड़की भी पिंक फ्रॉक पहने बाहर आई थी। उसके कंधे पर पर्स लटका हुआ था। मैंने कहा, आराध्या, आप कहाँ जा रही हैं? तो कहने लगी, जी मैं स्कूल में जॉब करती हूँ। पिछले एक हफ्ते से छुट्टी थी और आज मुझे स्कूल जाना है। मैंने कहा, अगर आप मुनासिब समझे तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। वो कहने लगी, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, स्कूल ज़्यादा दूर नहीं है, मैं चली जाऊँगी। मैंने कहा, फिर भी मैं छोड़ देता हूँ। तो वो कहने लगी, नहीं, मैं खुद चली जाऊँगी, और वैसे भी मेरे पापा को ये सब पसंद नहीं है कि मैं किसी अजनबी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ कर जाऊँ। वो गुस्से के बहुत तेज़ हैं। मैंने कहा, चलिए, जैसी आपकी मर्ज़ी। मैं किसी न किसी तरह उस लड़की से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन वो मुझे देखती तक नहीं थी। बुआ के रूप में उसकी मुझसे काफ़ी अच्छी दोस्ती होने लगी थी। अक्सर शाम को वो छत पर आ जाती। जैसे ही मैं ऑफिस से आता, फटाफट से बुआ का रूप बनाकर छत पर चला जाता। उससे बातें करते हुए ये सब कुछ मुझे अच्छा लगने लगा था। लेकिन एक दिन तेज़ तूफ़ानी बारिश होने लगी। तो उस दिन उसने कपड़े धोकर रस्सी पर लटकाए हुए थे। जैसे ही बारिश तेज़ शुरू हुई, आकाश तो जल्दी से कमरे में जाकर घुस गया, क्योंकि सर्दियों की बारिश थी। वो कहने लगा, आज तो कंबल से बाहर ही नहीं निकलूँगा। लेकिन मैं चाय बनाने के लिए बाहर आया था, उसी लेडीज़ सूट में था, जब मैंने खिड़की से देखा कि वो तेज़ हवा और बारिश में तेज़ी से कपड़े उतार रही थी। मैंने सोचा मुझे उसकी मदद कर देनी चाहिए, लेकिन ये नहीं जानता था कि ये मदद मुझे कितनी महंगी पड़ने वाली है। मैं लॉन्च का दरवाज़ा खोलकर छत पर आ गया। कपड़े उतारने में उसकी मदद करने लगा, लेकिन फिसलन बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। जैसे ही वो कपड़े उतारने लगी तो फिसल कर गिर गई। ये देखकर तो मेरी जान निकली थी। मैं तेज़ी से नीचे आया, तब तक अरविंद अंकल भी नीचे आ चुके थे। वो रोए जा रही थी। उसका पैर बुरी तरह से मुड़ चुका था। अंकल कहने लगे, क्या हुआ है, कैसे चोट लग गई? तो वो कहने लगी, पानी बहुत ज़्यादा था। अरविंद अंकल ने कपड़े सब उठा लिए। मैंने राधिया का एक हाथ अपने कंधे पर रखा, फिर उसकी कमर पर हाथ रखा और उसे सहारा देकर नीचे चला आया। बेचारी एक टांग से लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। जैसे ही पैर ज़मीन पर रखती तो चीखने लगती। मैं उसको उसके कमरे में लाया। बेचारी रोई जा रही थी। कहने लगी, पापा, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कहा कि अरविंद साहब, आप मुझे दर्द की कोई दवा दें, मैं इसकी मालिश कर देती हूँ, अभी ठीक हो जाएगी। वो भी बड़े परेशान थे। कुछ ही देर बाद उन्होंने मुझे ट्यूब ला कर दी, जो कि मैंने उस लड़की के पैर पर लगानी शुरू की। वो रोए जा रही थी। पैर एक तरफ से नीला हो चुका था। वो गर्म पट्टी लेने चले गए। एक बार वो अपनी कमर भी पकड़ रही थी। मैंने कहा, परेशान मत हो, अभी ठीक हो जाओगी। मैं गर्म पट्टी ज़ोर से उसके पाँव पर बांध चुका था, जब अरविंद अंकल ने कहा कि बसंती जी, आराध्या की कमर पर भी कोई दवा लगा दें। मुझे लगता है इसके वहाँ पे भी चोट आई है। अब उसकी माँ तो है नहीं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। ये सुनकर मेरे होश उड़े थे। मैं कोई औरत तो नहीं था। बेशक वो लोग मुझे एक औरत समझते थे, पर मैं तो एक लड़का था। फिर वो लड़की मुझे बेहद पसंद थी। उसे इस तरह से बेपर्दा देखना, मेरा दिल इस बात के लिए आमादा नहीं था, लेकिन मैं इनकार भी नहीं कर सकता था। सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। बार बार वो अपनी कमर पकड़ रही थी। अरविंद साहब कमरे से बाहर जा चुके थे। कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर चुके थे। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। वो कहने लगी, आंटी प्लीज़, मेरी कमर में बहुत दर्द है, आप यहाँ पर भी पेन किलर लगा दें। मेरे तो सचमुच हाथों के तोते उड़ने लगे थे, हाथ पाँव ठंडे होने लगे थे। बेशक थोड़ी बहुत नज़रबाजी मैं करता था, लेकिन एक लड़की को यूँ पेन किलर लगाना, वो भी गैर लड़की के। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं अभी भी उसके पैरों की तरफ ही बैठा हुआ था। वो फिर से कहने लगी, आंटी प्लीज़, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं उठकर उसके पीछे बैठ गया, लेकिन जैसे ही मैंने उसकी कमीज़ को ज़रा सा ऊपर किया तो उसकी दूधिया रंगत मुझे पागल करने लगी थी। मैंने फ़ौरन से आंखें बंद कर ली। वो कहने लगी, कमीज़ थोड़ी और ऊपर करें। ये सुनकर मेरी जान निकली थी। अगले ही लम्हे जब मैंने आंखें खोली तो मेरे जज्बात बेकाबू से होने लगे थे। मुझे पता ही नहीं चला कि कब मैंने। कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।